अब मैंने आपको क्या बताया, टीलोमरेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो यूकैरियोट में होता है, जिसका नाम होता है, जिसका काम होता है लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह, ठीक है, जो आरएनए से डीएनए बनाना जानता है, ठीक है, ओके। इसका मकसद ये होता है कि ये डीएनए में एक टैग टीटी थायमिन थायमिन एडेनिन गोनिन 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 टैग नाम का एक चीज़ डालता है जो 3 प्राइम एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स पे, टू अवॉइड लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल विथ एवरी डुप्लीकेशन। यानी टीलोमरेज का ये काम होता है कि आपका जो भी क्रोमोसोम हो उसको वो क्या करता है, उसके ऊपर एक टैग लगाता है ताकि वो क्रोमोसोम डिजेनरेट ना हो, वो हेल्दी रहे, अपनी फंक्शनिंग स्टेट में रहे। तो मतलब टीलोमरेज का काम क्या होता है कि आपको एजिंग नहीं होने देता आपके क्रोमोसोम की, मतलब आपके क्रोमोसोम को सदा अमर रखता है, मरने नहीं देता उसको। अब ये नेचुरली अल्लाह यानी या नेचर ने जो भी बनाया हुआ है, इसका एक निज़ाम बनाया हुआ है कि एक ख़ास एज तक ये टीलोमेरेज जो है वो काम करता रहता है, तो आपकी जो सेल्स, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिजेनरेट नहीं होते। लेकिन जब नीड नहीं होती तो टीलोमेरेज भी ख़त्म हो जाता है और आपके क्रोमोसोम्स भी ख़त्म हो जाते हैं, डेथ होती है। नॉर्मल जो एक मैकेनिज्म चल रहा है किसी भी सेल की डेथ होने का। फॉर सपोज अगर हम इस टीलोमेरेज को बढ़ा दें तो क्या होगा, अपरेगुलेटेड इन प्रोजेनेटर सेल्स एंड ऑल्सो ऑफन इन कैंसर, हाउएवर डाउन रेगुलेटेड इन एजिंग एंड प्रोगेरिया। अगर ये आप कम कर दोगे तो आपको अर्ली एजिंग हो जाएगी, जिसको हम प्रोगेरिया पा मूवी जो मैंने आपको प्रीवियसली एक दिखाई थी, उसमें प्रीवियस पा मूवी का एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, कि उसमें जो बच्चा होता है वो अमिताभ बच्चन होता है, जो उसका फादर होता है वो अभिषेक होता है, लेकिन अमिताभ लुक्स मच मोर ओल्डर देन अपना बाबा, अपना अपना फादर, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसकी कंडीशन थी जिसको हमने प्रोगेरिया बोला था। और प्रोगेरिया में क्या होता है कि जो आपका टेलोमरेज आपके क्रोमोसोम की एजिंग होने से बचा रहा था, टैग लगा के, एक सील लगा के, अब वो नहीं होगा तो आपको प्रोगेरिया हो जाएगी। अगर इसको आप बढ़ा दोगे तो कैंसर हो जाएगा। मकसद ये इसको बैलेंस में रखना है, ठीक है। सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई? हाँ मैंने की हुई है, अगर नहीं भी आ रही तो आप परेशान मत हो, आपने वहाँ से देख लेना है जो है अपना। मैं देखूंगी सर। हाँ मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, अब ये ड्रॉप हो रही है क्योंकि इंटरनेट का इशू है, ठीक है। अब आइए। हाँ अब ये ड्रॉप हो रही है क्योंकि ये इंटरनेट का इशू, अब बताते रहना मुझे, लेकिन अब कोशिश ये करना कि स्क्रीन अगर शो नहीं हो रही तो आप मुझे टॉपिक की एंड पे बताओगे, सही है, क्योंकि हमें अब इसी उससे चलना है। बाकी जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें आपको स्क्रीन मिल जाएगी अगेन, जो आप रिपीट करके सुनोगे, जी सर। ठीक है। तो क्योंकि अगर टॉपिक के बीच में रोकोगी मुझसे चीज़ें भूल जाएंगी। जी। हाँ मेरे साथ ये मसला है, मैं ADHD हूँ, लाइक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ठीक है। तो सब इतना सब तो टीलोमरेज का काम समझ आ गया। यस सर। तो हमने क्या देखा कि लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल तब होता है जब रिएक्टिवेशन हो जाए, टीलोमरेज की मेंटेनेंस एंड लेंथनिंग ऑफ द टीलोमेयर्स होगी, प्रिवेंशन ऑफ क्रोमोसोम शॉर्टनिंग एंड सेल एजिंग। अगर आप सेल को एज नहीं होने दोगे, जैसे जापान का आज सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास बूढ़े बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि वो बेचारे अल्लाह मेरे को प्यारे हो ही नहीं रहे, हेल्दी होने की वजह से, ओवर हेल्दी मतलब, ठीक है। और हमारे रीजन का क्या मसला है कि हमारा फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, लोग बड़े जल्दी मर रहे हैं। बैलेंस्ड फॉर सपोज USA है तो वहाँ पर बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये टीलोमेयर बस ऐसे समझ लो, कुछ ऐसी कैसे कोई एनालॉजी बना लो माइंड में कि टीलोमेयर इसका काम होता है टीलोमेयर बनाना, टीलोमेयर का काम होता है क्रोमोसोम को एजिंग ना होने देना। जी। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो कैंसर है, कम हो जाएगा तो प्रोगेरिया है। गेरियाट्रिक सुना है ना, गेरियाट्रिक पेशेंट, यस यस। गेरियाट्रिक बोलते हैं ओल्डर को, प्रोगेरिया, ओके। चलें आगे। यस। सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस, अगर आपके प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर्स ज़्यादा हो जाएं, जैसे वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर्स कम हो जाएं, फैक्टर्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूमर और स्ट्रोमल सेल्स, vessels can sprout from existing capillaries, neo-angiogenesis or endothelial cells are recruited from the bone marrow, vasculogenesis, vessels may be leaky or dilated। सिंपल मकसद ये है कि ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगे, न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा। वार्बर्ग इफेक्ट क्या होता है, शिफ्ट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अवे फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टुवर्ड्स ग्लाइकोलिसिस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जब भी ऑक्सीजन होगी, तो हमारे पास एनारोबिक होना चाहिए, लेकिन कैंसर सेल क्योंकि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, हाँ तो वो ऑक्सीजन की हाँ प्रेजेंस पे होते हुए भी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कर रहे होते हैं। हाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हुए एनारोबिक क्यों करते हैं, क्योंकि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोवाइड्स रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स विद कार्बन नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो ग्लाइकोलिसिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कार्बन हमें जो है मेटाबोलाइट मिलेंगे, उतनी ज़्यादा सेलुलर स्ट्रक्चर्स हमारी बनेंगी। नाम थोड़ा फैंसी है तो सवाल पे आ सकता है, वार्बर्ग इफेक्ट, ठीक है, कि जंग चल रही है, वार चल रही है,
कैंसर सेल्स और आपके नॉर्मल ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के बीच कि भाई कौन ज़्यादा होगा। कैंसर सेल्स बोल रहे हैं हम ग्लाइकोलिसिस को ज़्यादा होने देंगे। इम्यून इवेजन इन द कैंसर, क्योंकि नॉर्मल आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम या नेचुरल किलर सेल का काम यही होता है कि जो आपके ट्यूमर सेल्स हैं उनको किल करना। अब क्या होगा, नॉर्मली इम्यून सेल्स कैन रिकॉग्नाइज एंड अटैक ट्यूमर सेल्स। फॉर सक्सेसफुल ट्यूमरिजेनेसिस ट्यूमर सेल्स मस्ट इवेड द इम्यून सिस्टम, उनको इम्यून सिस्टम से भागना पड़ेगा। मल्टीपल एस्केप मैकेनिज्म है, जैसे MHC क्लास 1 एक्सप्रेशन का कम होना ऑन द ट्यूमर सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर MHC क्लास 1 नहीं होगा तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अनएबल टू रिकॉग्नाइज ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स सिक्रीट इम्यूनो सप्रेसिव फैक्टर्स जैसे TGF बीटा या इंटरल्यूकिन 10 भी इम्यूनो सप्रेसिव है, तो ट्यूमर सेल्स ये वाली चीज़ें रिलीज करते हैं, तो उनसे क्या होता है, रिक्रूट रेगुलेटरी टी सेल्स टू डाउन रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। कि TGF बीटा और जो आपके इंटरल्यूकिन 10 होंगे वो क्या करेंगे, रेगुलेटरी टी सेल्स को बुला लेंगे, और उससे क्या होगा कि आपकी टॉलरेंस बढ़ जाएगी। टॉलरेंस बढ़ जाएगी तो आपके ट्यूमर सेल्स किल नहीं हो पाएंगे, वो उनको सेल्फ सेल्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ट्यूमर सेल्स अपरेगुलेट द इम्यून चेक पॉइंट मॉलिक्यूल्स व्हिच इनहिबिट इम्यून रिस्पॉन्स। कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो क्या करेंगे, इम्यून चेक पॉइंट मॉलिक्यूल्स को अपरेगुलेट करेंगे, उससे क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स इनहिबिट हो जाएगा। ये वाला जो है नीचे आपका ये बना हुआ है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम नीचे पढ़ेंगे इसको, फिलहाल इस लाइन को यहीं पर छोड़ो। ठीक है, ट्यूमर इन्वेजन की बात करोगी, लॉस ऑफ इक्वेटोरियन फंक्शंस, लूजनिंग ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, मेटलोप्रोटीनेज डिग्रेड करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन को और ECM को, सेल्स अटैच टू द ECM प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल जैसे लैमिनिन्स या फाइब्रोनेक्टिन से सेल्स माइग्रेट थ्रू डिग्रेडेड ECM लोकोमोशन वैस्कुलर डिसेमिनेशन। अब ये सारी एक वो है सीरीज़ है, सिंपल इतना पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियन नहीं होगा, सेलुलर जंक्शन नहीं होंगे, मेटलोप्रोटीनेज कोलेजिनेज एंजाइम आएंगे, डिग्रेड करेंगे। ठीक है, ताकि जो आपके सेल्स हैं वो फिर अल्टीमेटली डिसेमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, जो सेल्स होंगे वो ECM यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन से अटैच होंगे, सेल्स माइग्रेट करेंगे, डिग्रेडेड ECM से निकल के लोकोमोट करेंगे, फिर डिफरेंट रीजन्स में जाते जाएंगे। ठीक है, मेटास्टेसिस क्या होगी, ट्यूमर सेल्स और एम्बोला स्प्रेड वाया लिम्फेटिक्स और ब्लड addition to the endothelium, extravasation and homing. Site of metastasis can be predicted by site of primary tumor. Is the target organ is often first encountered by the first encountered capillary bed. Is the target organ is the first is the target organ is the often the first encountered capillary bed. Some cancers show organ tropism. Lung cancers commonly metastasize to adrenals. सारी बातें हैं, आपको अपने हिसाब से याद तो करनी है, लेकिन इतना मकसद इतना है, इसका जो सवाल बनेगा वो ट्रॉपिज्म वाली बात इंपॉर्टेंट है कि भाई लंग कैंसर कहाँ जाता है, एड्रीनल में जाता है, मेलानोमा कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है कॉमनली। ओके, ठीक है, इस तरह से चीज़ें याद करनी है। बाकी इसमें जो है वो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपके ट्यूमर सेल्स होंगे या एम्बोला होंगे ये मेटास्टेसाइज कैसे करते हैं आपके लिम्फेटिक्स और ब्लड से। फिर ये सीरीज़ आप याद करोगे कि एंडोथेलियम से एडीज होता है, एक्स्ट्रावाजेशन होती है, फिर वहाँ पर जाके सेल्स जमा होते हैं। ठीक है, साइट ऑफ कैन बी प्रेडिक्टेड बाय प्राइमरी साइट ऑफ ट्यूमर की, पहले साइट कौन सी ट्यूमर की उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं जी। ठीक है, और जो टारगेट ऑर्गन होगा जैसे फॉर सपोज आपने एड्रिनल्स की बात करी तो एड्रिनल्स में कैपिलरी बेड होगा। ठीक है, कैपिलरी बेड से वो सेल्स निकलते होंगे, पोस्ट कैपिलरी मैन्यूल से निकलते होंगे, इस तरह से सीन होगा। ठीक है, ओके। इम्यून चेक पॉइंट इंटरेक्शन, सिग्नल्स दैट मॉड्यूलेट टी सेल का एक्टिवेशन एंड फंक्शन। मॉड्यूलेट से मकसद फ़िलहाल आप ये लोगे कि डिक्रीज्ड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ट्यूमर सेल्स। ठीक है, फॉर सपोज नॉर्मल क्या सीन होता है, नॉर्मल ये सीन होता है कि भाई जो आपका टी सेल रिसेप्टर है, जो आपका टी सेल रिसेप्टर है वो इधर CD4 का हो ऊपर वाला यहाँ पर, या CD8 का हो नीचे वाला, सही है, या वो MHC2 से मुलाकात करता है या MHC1 से मुलाकात करता है। नतीजे में ये होता है जो B7 होता है वो सेकंड सिग्नल जनरेट करता है जो CD28 से बाइंड करता है ऑन द टी सेल, सही है। अगर ये CD28 से बाइंड करेगा तो ये जो आपका टी सेल होगा वो इम्यून सिस्टम वो साइटोकाइंस वगैरह जनरेट करेगा, या जो आपका CD4 से CD8 प्लस सेल होगा वो ग्रेन्जाइम और परफोरिन रिलीज करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपका ट्यूमर सेल होगा वो किल डाउन होगा, ख़त्म होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक निज़ाम बनाया हुआ है, आपकी जो टी सेल हैं उनके ऊपर जो आपका जो एपीसी है वहाँ पर आपका टी सेल का नॉर्मली क्या CD28 बाइंड करना चाहिए था। अगर यहाँ पर CTLA4 बाइंड कर जाए आपके B7 पे तो ये जो इम्यून जो सेल किल डाउन हुआ था ट्यूमर सेल ये नहीं होगा। इसी तरह से जो PD1 है वो बाइंड हो जाए PDL1 से, तब भी आपका जो ट्यूमर सेल होगा वो किल नहीं होगा। ठीक है, तो चेक पॉइंट क्या होती है, ये चौकी होती है, जैसे पुलिस की चौकी होती है ना, वो क्या करते हैं, रोकते हैं आगे बढ़ने से।
तो इसी तरह से जो CTLA4 का बाइंड होना विद B7 या फिर आपका जो PD1 है उसका बाइंड होना PDL1 के साथ, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, टी सेल की एक्टिवेशन को रोकेंगे। देखो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, CTLA4 का भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और PDL1 वाली बाइंडिंग का भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है। अब तुमने देखा कि यार जो CTLA4 है वो उसने तो बाइंड कर लिया, PD1 और PDL1 ने भी बाइंड कर लिया, अब तो कैंसर हो रहा है, सेल तो ट्यूमर सेल तो किल हो ही नहीं रहा। अब हमने हल क्या निकाला, हमने ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाए जो CTLA4 के साथ बाइंड कर गए। तो जो CD28 और B7 का बाइंड करना था वो बहाल हो गया और ट्यूमर सेल का किल होना बहाल हो गया। इसी तरह से हमने PD-L1 और PD-1 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए, तो ये आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे, अगेन आपके टी सेल एक्टिवेट होंगे, ट्यूमर के सेल को किल करेंगे, इधर विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइंस या फिर ग्रेन्जाइम परफोरिन, CD8 वाला कॉन्सेप्ट। अब ये एक मसला बन जाता है कि हमें CTLA4 की एंटीबॉडी याद करनी पड़ती है, ipilimumab। हमें जो PD1 की एंटीबॉडीज़ हैं वो याद करनी पड़ती हैं, जिसमें आपका सिमिप्लीमैब, निवोलूमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब। अच्छा ये मुश्किल है, कैसे याद करें? जो PD1 वाले एंटीबॉडीज़ होती हैं वो शरीफ होते हैं, वो अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है, नहीं माजरत, जो PD1 वाले होते हैं वो थोड़े बुरे बच्चे होते हैं, नॉट अच्छे बच्चे। सिमी एक लड़की होती है, निवो एक लड़का होता है, वो आपस में प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनका जो प्रेम होता है वो निकाह से पहले होता है, तो इसीलिए हम इनको याद रखते हैं, ये थोड़े मतलब हाँ थोड़े गंदे होते हैं, ठीक है, लाइक मतलब इनका एक मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो L1 होता है वो लाइगेंड वाला होता है। लाइगेंड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है, सही कह रहा हूँ? लाइगेंड जब स्ट्रांगली बाउंड होता है दैट मीन्स कि इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अट्टी, ध्रुवा और अवी, ये 3 कज़न्स हैं आपस में, लेकिन ये बॉय कज़न्स हैं। सिमी और निवोलूमैब जो है वो गर्ल और बॉय कज़न है। जो 3 बॉय कज़न होते हैं, और आपको पता है कि बॉयज़ की दोस्ती कितनी अच्छी होती है, तो इसीलिए लाइगेंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। और जो सिमी और निवो हैं वो लड़का और लड़की हैं, आपस में प्रेम करते हैं, पेम्ब्रोलिजुमैब, प्रेम मतलब लव, और वो जो लव है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है फिल वक्त, जब तक इनका निकाह नहीं हो जाता, तो इसीलिए हमने उनको PD1 से याद रखा हुआ है। L1 का मकसद बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी, और जो बॉयज़ की दोस्ती होती है वो इवन बहुत ध्यादा, क्योंकि वो बचपन से एक साथ रह रहे हैं, तीनों कज़न्स हैं, अति, अवी, ध्रुवा, ठीक है। ये ड्रामाज में अपने नाम भी देखे होंगे, अवी, ध्रुव, इस तरह के नाम आते हैं, तो ऐसे याद रखता हूँ मैं, बाकी आप जैसे याद रखो। मुझे एक दोस्त ने ये सिखाया था, निमोनिक, क्रेडिट गोज़ टू हर, ठीक है। सिंपल इतना तुम्हें समझ आ गया कि नॉर्मली MHC2 और टी सेल रिसेप्टर्स आपस में बाइंड करते हैं, MHC1 और टी सेल रिसेप्टर आपस में बाइंड करते हैं। वो जब किसी भी ट्यूमर सेल के एंटीजन को डिटेक्ट करता है तो इधर जो CD4 होगा वो साइटोकाइन रिलीज़ करता है, जो CD8 होगा ग्रेन्जाइम परफोरिन रिलीज़ करता है, ट्यूमर सेल किल होता है। लेकिन उसमें वहाँ पर एक सेकंड स्टेप कोस्टिमुलेटरी सिग्नल होना चाहिए, B7 का CD28 से बाउंड होना ज़रूरी है। तो ट्यूमर सेल क्या करते हैं, ये यूँ समझ लो नेचुरली एक मैकेनिज्म है तुम्हारी बॉडी के पास कि जो इम्यून टॉलरेंस क्रिएट करता है। CTLA4 नाम की एक चीज़ होती है जो B7 के साथ बाइंड करती है, PD1 PDL1 के साथ बाइंड करता है, तो आपकी जो एपोप्टोसिस है ट्यूमर सेल की वो नहीं हो पाती। तो हमने क्या हल निकाला कि हमने CTLA4 को बोला तुम चुप करके बैठो विद द हेल्प ऑफ ipilimumab। हमने PD-L1 को बोला तुम चुप करके बैठो, एटिजोलिजुमैब, ध्रुवा, अवी, एटी, अवी, ध्रुवा से। हमने PD-1 को बोला तुम चुप करके बैठो, सिमी, निवो, पेम्ब्रो। ये तीनों जब चुप हुए तो नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट हुई, टी सेल ने क्या किया, किल किया ट्यूमर सेल को। हमें हमारा काम मिल गया कि भाई हमने कीमोथेरेपेटिक ड्रग बना ली, क्योंकि ये सब मैब है तो ये एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब मैब है तो ये एंटीबॉडीज़ हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं इनको हम लोग। ओके हो गया। सिग्नल्स दैट मॉड्यूलेट टी सेल का एक्टिवेशन एंड फंक्शन, डिक्रीज्ड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स, ठीक है, कि भाई ऐसे सिग्नल, यानी जो ये आपके CTLA4 और जो PD1 L1 है वो आपके सिग्नल्स हैं जो चौकी की तरह काम करते हैं, जो चेक पॉइंट की तरह काम करते हैं और इम्यून सेल्स की एक्टिवेशन को कम करते हैं। उनको बोलते हैं भाई आप ठंडे होके बैठो, यस सर, ठीक है। टारगेटेड बाय सेवरल कैंसर इम्यूनोथेरापीज, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोथेरापी जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट है, कैंसर कैसे हो रहा था वो उसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया। इंटरेक्शन बिटवीन द PD1 ऑन द टी सेल्स, PD-L1 और L2 ऑन द ट्यूमर सेल्स और इम्यून सेल्स इन ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। अल्टीमेटली उससे क्या होगा, टी सेल डिसफंक्शन होगा, एग्जॉस्टन बोलते हैं इसको,
कि भाई जब PD-1 और PD-L1 आपस में मिलेंगे तो टी सेल सही से काम नहीं कर पाता। तो हमने क्या करना है, अब हमने इनको इनहिबिट करना है PD-1 और L1 को। जो PD-1 को इनहिबिट करेंगे सिमी, निवो, पेम्ब्रो से, L1 को इनहिबिट करेंगे PD-L1 को एटी, ध्रुवा, एवी, 3 कजन्स, बॉय कजन्स, बहुत अच्छे दोस्त। ठीक है। ठीक है, और जो सिमी और निवो का प्रेम है वो कितना चलेगा हमें ये नहीं पता, क्योंकि कल्चरली अनएक्सेप्टेबल है एक तो। ठीक है। ठीक है, CTLA4 on T cells out competes CD28 for B7 on APCs। आसान मतलब जबान में क्या है कि CTLA4 को B7 के साथ दोस्ती बनानी है और वो CD28 को बोलता है तुम साइड होके खड़े हो। अगर CD28 बाइंड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, लॉस ऑफ टी सेल को स्टिमुलेटरी सिग्नल, तो इम्यून जनरेट नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, इसको इनहिबिट करना है एप्लीमूवैब के साथ, वन ऑफ द मोस्ट हाई यील्ड थिंग इन द होल पैसेज, एप्लीमूवैब। ठीक है। ठीक है, किसका ट्रीटमेंट है एप्लीमूवैब, कौन से कैंसर का ट्रीटमेंट है? CTLA4। हाँ ना करो ना, मैंने क्या सवाल क्या पूछा है? हाँ। हैं, मैं पूछ रहा हूँ आटा, तुम जवाब दे रही हो गोबाटा। एप्लीमूवैब किसका ट्रीटमेंट है? एप्लीमूवैब। चलो देखो भला, मेलानोमा, मेलानोमा, मेलानोमा है, देखो लिखा हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने, स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही। कोई मसला नहीं, फिर से शेयर कर देता हूँ। अब इसमें एक और भी मसला है, इसमें ये जो है ना, रट्टा कैसे लगेगा? हाँ रट्टा कैसे लगेगा, लग जाएगा इंशाल्लाह लग जाएगा। अच्छा मैं गूगल मीट की लिंक भेजता हूँ, क्योंकि इसमें वो मसला है कि ये 45 मिनट्स चलती है लिंक। मैं गूगल मीट की लिंक भेजता हूँ, रुको, लग जाएगा रट्टा लग जाएगा। ठीक है, मेलानोमा, 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 सही है। रट्टा लगवाने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं क्यों बताता तुम्हें कि तुमने यहाँ से याद करना है कि भाई LPD1 या जो भी सीन है, समझ रही हो ना? हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, विथ टाइम सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से सब चीज़ें याद हों। जो अभी पढ़ रही हो, मसला ये है जिस टाइम मतलब प्रेजेंट का सोचो। ठीक है, फिल वक्त अगर तुम पढ़ रही हो एप्लीमूवैब मेलानोमा का ट्रीटमेंट, तो तुम प्रेजेंट में रहो, ये मत सोचो कि मैंने पीछे नहीं पढ़ा, आगे क्या होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही चीज़ है जो इस वक्त तुम्हें पता चल रही है। ठीक है, स्क्रीन आ रही है देखो, एडवांस्ड मेलानोमा विथ इम्यूनोथेरेपी जिसका नाम है एप्लीमूवैब, या फिर BRAF के इनहिबिटर्स वेमराफिनिब। BRAF भी एक सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सेल सिग्नलिंग वो है सिस्टम है, यूँ समझ लो सेकंड मैसेंजर सिस्टम का हिस्सा है। हाँ हाँ मैंने पढ़ा हुआ है MSc। हाँ, गुड पढ़ा हुआ है, तो क्या पढ़ा हुआ है मतलब, सॉरी मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे याद ही नहीं था। आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद ही नहीं था, तो वही तो बात है ना, फर्स्ट एड लिखी दुआ है, तुम दगा पढ़ रही हो, तो उसमें मेरा फर्स्ट एड का क्या कसूर है गरीब का। ठीक है, लिखे हुए हैं, मसला ये है कि मैं, आप मुझ पे पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रही हो, इसीलिए तो कर रही हो, आपको पता चले इंपॉर्टेंट क्या है, इस आपको पता चले कि भाई कैसे पढ़ना है, या क्या चीज़ जो है वो मतलब आपको इंटीग्रेट करनी है माइंड में। हालांकि मुझे तो याद था, जब मैंने यहाँ पर एप्लीमूवैब देखा मेरे माइंड में पहले ही मेलानोमा आ गया। जस्ट आपके लिए सर्च किया कि आपको पता चले कि हाँ यार जब अगली बार मेलानोमा पढ़ना है तो उसमें एप्लीमूवैब को बड़े ध्यान से देखना है। मैं आपको एक चीज़ सिंपल बता दूँ ना, मैं आपसे क्यों चार्ज कर रहा हूँ, यही रीज़न है कि मैंने जो अपना टाइम इन्वेस्ट किया है वो इन्हीं चीज़ों को पकड़ने में किया है, वक्त के साथ आपका भी हो जाएगा। ठीक है, BRAF इनहिबिटर्स, वेमराफिनिब, दोनों हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जहाँ भी फार्मा में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टेप 1 के लिए, ड्रग का क्लास, ठीक है, यानी ड्रग और ड्रग का क्लास एक ही चीज़ हो जाती है, क्लिनिकल यूज़, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट। अब इसका एप्लीमूवैब तुमने पढ़ी, ड्रग पर तुमने देख ली, ड्रग का तुमने मैकेनिज्म देख लिया, जनरली कीमोथेरेपीज़ का जो वो है था एडवर्स इफेक्ट है वो तुम्हें ऑलरेडी तुम पर पढ़ के आई हो, वो जो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स का किल होना, रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स का डाउन रेगुलेट होना। लेकिन एप्लीमूवैब का अलग से आएगा तो पढ़ लेना, नहीं तो जितना फर्स्ट एड ने दिया हुआ उतना याद करो बस। अब ये इम्यूनोथेरेपी में भी, यहाँ पर ये रीनल सेल कार्सिनोमा में भी ट्रीटमेंट है, देखो एप्लीमूवैब। ओके, सो एप्लीमूवैब का किस चीज़ का ट्रीटमेंट है? हाँ, मेलानोमा और RCC। ठीक है, अब ये एंटी कैंसर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आओगी, इसके एडवर्स इफेक्ट देखोगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, डर्माटाइटिस, स्किन पढ़ के आई थी तुम? मैंने पढ़ा हुआ है पूरा। हैं, एंटेरोकोलाइटिस, हेपेटाइटिस, न्यूमोनाइटिस, एंडोक्राइनोपैथीज।
ठीक है, RCC मेलानोमा दोनों लिखे हुए हैं। यूरोथेलियल कार्सिनोमा, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। चलें आगे। जी ओके, ठीक है, गुड। अगर पढ़ा हुआ है रिवाइज करती जाओ, चीज़ों को याद करती जाओ, सही है। ATA विद्रुवा नहीं भूलना, सिमी पेम्ब्रो और नीवो मत भूलना। इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट निकाल के अपना वॉलपेपर बना लो भले, इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जी ओके, वैसे तो फर्स्ट एड का हर हर्फ इंपॉर्टेंट है, ये इतना खास कोई पूछा नहीं जाता, बट जनरली फर्स्ट एड ने दिया तो पढ़ लो। कैंसर की एपिडेमियोलॉजी, स्किन कैंसर बेजल सबसे ज़्यादा होता है, देन स्क्वामस, देन मेलानोमा इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर नॉट इंक्लूडेड ब्लू। स्किन कैंसर्स की अगर बात करोगी तो उसमें बेजल सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा होता है, देन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, देन मेलानोमा। ओके, ठीक है। कैंसर इंसिडेंट्स की बात करोगी तो मेल में प्रोस्टेट सबसे ज़्यादा, फीमेल में ब्रेस्ट सबसे ज़्यादा, लंग सेकंड पर दोनों में, कोलोन और रेक्टम सेकंड पर दोनों में। चिल्ड्रन में ल्यूकीमिया सबसे ज़्यादा, सेकंड पर CNS और न्यूरोब्लास्टोमा थर्ड पे। लंग कैंसर इंसिडेंस हैज़ डिक्रीज्ड इन मेल्स बट नॉट हैज़ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली इन फीमेल्स। क्यों? क्योंकि फीमेल ने पहले से ही स्मोकिंग करी नहीं थी। पहले स्मोकिंग को बहुत अच्छा समझा जाता था 1970s में या 90s में, 1900 के दौर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्मोकिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल आया है, लेकिन फ़ीमेल ने पहले भी स्मोकिंग नहीं करी थी, आज भी नहीं करती, तो उनमें इंसिडेंस सेम ही रहा है। ठीक है। कैंसर मोर्टेलिटी लंग, प्रोस्टेट, कोलोन और रेक्टम। तो इसीलिए जो ये बताने का मकसद है कि रेस्पो में तुम्हें काम आएगा कि यू मेल जब भी केस आ जाएगा तुम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की तरफ जाओगी यस लंग में, फीमेल आएगा तो एडिनोकार्सिनोमा की तरफ जाओगी, क्योंकि फीमेल में स्मोकिंग कम होती है। जी ठीक है, तो ये मतलब मुझे जो मकसद था वो यही था रेस्पो से रिलेटेड। कैंसर मोर्टेलिटी लंग, प्रोस्टेट, कोलोन और रेक्टम, लंग, ब्रेस्ट, कोलोन और रेक्टम फीमेल में। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर कैंसर मोर्टेलिटी, कैंसर इंसिडेंस जो था वो ये ऊपर वाला था। मौत मार क्या होता है, यहाँ पर प्रोस्टेट है, यहाँ पर ब्रेस्ट है। जी बच्चों में वही ल्यूकीमिया, CNS, न्यूरोब्लास्टोमा। कैंसर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट, हार्ट डिजीज इज द फर्स्ट। बस पता होना चाहिए, ये ठीक है हमारी यूनिवर्सिटी की तरह मोस्ट कॉमन वाले सवाल यहाँ नहीं आते। अगेन ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन मेट्स, most carcinomas spread via lymphatics, most sarcomas spread hematogeneously। जी जो भी आपके एपिथेलियल वाले हैं वो लिम्फेटिक से जाते हैं मोस्टली, जो आपके सार्कोमास मेसेनकाइमल वाले, मेसोडर्मल वाले हैं, मेसेनकाइमल वाले हैं, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू वाले, वो आपके जाते हैं ब्लड से। ठीक है, दो इसने ये जनरलाइज ये इसने किया हुआ है, लेकिन इस तरह से ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब मिक्स होते हैं। जी अब आगे इसने क्या लिखा हुआ है, 4 कार्सिनोमाज रूट हेमाटोजिनसली, बाकी सारे कार्सिनोमाज ने बताया कि भाई लिम्फेटिक से होते हैं। अब ये सिर्फ 4 कार्सिनोमाज बहुत हाई यील्ड हैं तो इसने बताया, अदरवाइज और भी कार्सिनोमाज आपकी नज़र में आएंगे जो आपके हेमाटोजिनसली ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक है तो इट्स नॉट एब्सोल्यूट, परेशान ना हो जाना वहाँ पे, धुत ना हो जाना कि तुमने पढ़ा एक एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा दिमाग घूम गया कि यार ये हेमाटोजिनसली क्यों हो रहा है। हो सकते हैं, हाँ, मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, तो इसलिए इन्होंने बता दिया। फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपाटोसेलर कार्सिनोमा। रट्टा मारना है, अलग कॉपी पे निकाल के रख लो, भले इनको लिख लो, अपने फ़ोन में रख लो, कोई व्हाट्सएप चैट बना लो एक ऐसी जहाँ पर तुमने रट्टे सारे रखने हैं, और अपनी फ्री टाइम में वहाँ तुमने उसको पढ़ना है। फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपाटोसेलर कार्सिनोमा। रिक्शा में जा रही हो, कार में जा रही हो अपनी ऑफिस प्लेस तक, इनको याद कर लो तब तक। ठीक है, इनको अलग करके रख लो अपने पास किसी कॉपी में। मैं ये करता था, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना लिया, उसमें अपने आप को ऐड किया और वहाँ पर ऐसी चीज़ें फेंकता गया जो सिर्फ रट्टा खुश्क रट्टा है, जो मुझे लास्ट वाले हफ्ते में याद करनी है। जी ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये पूरा पेज है तो पूरा पेज खोलोगी, ज़रूरी है कि तुम्हें पूरा पेज याद ना हो सकता है सिर्फ यही वाली लाइन याद ना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली लाइन अभी तक रट्टा नहीं मारी हुई, बाकी चीज़ें मुझे याद है। मेटास्टेसिस टू द बोन, लिवर, लंग एंड ब्रेन इज मोर कॉमन इन द प्राइमरी मेलिग्नेंसी इन दीज ऑर्गन्स। लिवर वाली जो मेटास्टेसिस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके NBME पे एक पिक्चर भी आती है, उसमें पूरा जो लिवर है वो आपका भरा पड़ा होता है, उसमें डॉट 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 मैट्स होते हैं। तो आप समझ जाते हो ये सेकेंडरी यहाँ पर ट्यूमर है। मतलब लिवर में अपना ट्यूमर इतना नहीं होता जितना बाहर से आता है। इसी तरह लंग में अपना ट्यूमर इतना नहीं होता जितना बाहर से आता है, ब्रेन में अपना ट्यूमर इतना नहीं होता जितना बाहर से आता है। ठीक है, जी मेटास्टेसिस ऑफन अपीयर इज मल्टीपल लीजन्स वर्सेस प्राइमरी ट्यूमर्स जनरली अपीयर इज सोलिटरी। अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर लिवर का एग्जांपल दिया, हालांकि शेप मैंने किडनी की बनाई हुई है, बट जनरली तुम्हें समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता था। जी प्रोस्टेट का कैंसर सबसे ज़्यादा जाता है बोन में,
देन ब्रेस्ट का, देन लंग का, देन किडनी का, देन कोलोन का। इसी तरह लिवर में कोलोन का सबसे ज़्यादा जाता है, लंग में कोलोन का ज़्यादा जाता है, ब्रेस्ट का ज़्यादा जाता है, ब्रेन में अभी मैंने बताया कि मेलानोमा का जाता है, ठीक है। लंग का जाता है ब्रेन में, ब्रेस्ट का जाता है ब्रेन में। ये अभी रटे मारने हैं आपने। पहला तो सबका पता होना चाहिए। जहाँ पर रेड ग्रीन लाइंस हैं वो यूँ समझ लो कि मुझे एम्बोस पे यू वर्ल्ड पे सवाल दिखे होंगे तो मैंने इनको याद किया होगा वहाँ से, ठीक है। प्रीडायलेक्शन फॉर एक्सियल स्केलेटन, बोन्स वाला जो आपका ऊपर वाला स्केलेटन है, ठीक है। बोन मेटास्टेसिस एक तो ब्लास्टिक होती है, नॉर्मली जो बोन की मेटास्टेसिस होती है वो लिटिक होती है, ठीक है, मतलब बोन टूटता है। लेकिन 2 मेटास्टेसिस ऐसी हैं जिनमें से भी जो प्रोस्टेट वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है ये, ठीक है। बैट्सन प्लेक्सस होता है, बैट्सन प्लेक्सस पढ़ा है कभी? बैट्सन प्लेक्सस पढ़ा है कभी? बैट्सन ना करो। देखो, मेटास्टेसिस टू द स्पाइन वाया बैट्सन वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस। ये जो प्रोस्टेट की जो मेटास्टेसिस बोन में जाती है विद द हेल्प ऑफ कौन से वेनस प्लेक्सस जाती है? बैट्सन, ठीक है। और ये ओस्टियोब्लास्टिक लीजन होता है प्रोस्टेट कैंसर के केस में, स्मॉल सेल लंग कैंसर के केस में। हॉटकिन लिम्फोमा किसी एनबीएमई पे किसी की एक्सप्लेनेशन में था, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। मिक्स्ड में ब्रेस्ट कैंसर जनरली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो सकता है। लिटिक में आपका किडनी, कोलोन, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। एक वन ऑफ द हाई जो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मल्टीपल माइलोमा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्रैब इसका निमोनिक होता है ना, मल्टीपल माइलोमा का, ठीक है। तो उसमें जो एक बोन के लिटिक लीजन्स आर मोर देन इम्पॉर्टेंट, एनीथिंग मोर देन एनीथिंग इम्पॉर्टेंट कि भाई आपकी मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। लिवर की बात करोगे, स्कैटर्ड थ्रू आउट द लिवर पैरेन्काइमा। इसकी एनबीएमई वाली पिक्चर ज़रूर याद करना, बहुत अच्छी पिक्चर है इसकी, मतलब कॉन्सेप्चुअली आपको समझा देगी सारी कि कैसे वो डॉट छोटे बने हुए पूरे लिवर पे। लंग टिपिकली इन्वॉल्व बोथ लंग्स। ब्रेन यूजुअली सीन एट ग्रे और वाइट मैटर का जंक्शन, जहाँ पर ग्रे और वाइट मैटर आपस में मिल रहे हैं वहाँ पर आपका ये होता है, मेट्स वहाँ पर ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। ऑन्कोजीन्स, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कन्वर्ट्स प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल जीन इनटू ऑन्कोजीन, इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क। ऑब्वियस सी बात है कि भाई म्यूटेशन होगी और वो गेन ऑफ फंक्शन करवाती है, जिसमें प्रोटो ऑन्कोजीन जो है ऑन्को में कन्वर्ट हो जाती है, ऑन्को कैंसर को बोलते हैं। रिक्वायर्स डैमेज टू ओनली वन अलील ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन। अब ये चीज़ क्यों बताई इसने डॉक्टर साहब? ये वाली लाइन, हाँ ये वाली लाइन क्यों बताई इन्होंने? रिक्वायर्स डैमेज टू ओनली वन अलील ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन। ओके, सो क्या ज़रूरत थी बताने की, ना भी बता दे तुम्हें। अलील क्या होता है? किसी भी जीन के वेरिएंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, सही है। अगर वो एक वेरिएंट है तो एक अलील, 2 वेरिएंट है तो 2 अलील, ठीक है। अब जो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन होती हैं वो नॉर्मली ट्यूमर को सप्रेस कर रही होती हैं, इनका लॉस ऑफ फंक्शन होता है, सही है। लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें होता है फॉलो 2 हिट नट्सन 2 हिट हाइपोथेसिस। 2 हिट का मकसद ये होता है कि एक जो अलील होगी वो आपकी जेनेटिकली फैमिलियली आपकी डैमेज होगी, लेकिन अभी तक ट्यूमर अपीयर नहीं होता, अभी तक जीन जो होती है वो काम कर रही होती है अपना, क्रोमोसोम से वो प्रोटीन बना के एंजाइम जो भी चीज़ है वो बन रही होती है। अगर उसमें एक स्पोरेडिक आप लॉस करवा दो, एनवायरमेंटली लॉस करवा दो, तो आपका हो जाएगा मसला। जबकि जो ऑन्कोजीन का है उसमें जो अम्मा वाली जो अब्बा वाली पेरेंटल जीन ही आपकी लॉस्ट है, या उसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, या उसमें एबनॉर्मेलिटी है, तो वो आपका ऑन्कोजीन उस तरह से काम करता है। लेकिन लेकिन जो आपका ट्यूमर सप्रेसर है इसके लिए आपको 2 हथौड़े लगने चाहिए, एक आपका फेमिलियल वाला जेनेटिक हेरिडिटरी वाला इनहेरिटेड वाला, दूसरा स्पोरेडिक वाला, ठीक है। अलका मेरी दोस्त है और इसका नाम है एल के रिसेप्टर टेरोसिन काइनेज लंग एडिनोकार्सिनोमा। एल के रिसेप्टर, ये जो टेरोसिन काइनेज वाले होते हैं ये सेल सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, आप तुम्हें पता है लेकिन जनरली बता देता हूँ। ये जो सेल होता है फॉर सपोज, हाँ नहीं पता, हाँ कौन सा पाथवे? इंसुलिन वाला पाथवे, ओके। नॉर्मली जो आपके जी प्रोटीन होते हैं ना, इस पर इनको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, नीचे मैसेज भेजते हैं। कोई भी जो चीज़, कोई भी जो केमिकल आ रहा है वो नीचे मैसेज भेजता है आपके सेल के अंदर, इधर वो न्यूक्लियस के पास जाता है या साइटोप्लाज्म में जाता है। उसका एक पूरा एक निज़ाम होता है जो यू वर्ल्ड पे तुम लोग पढ़ते हो या एंडोक्राइन में हम लोग पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। तो वो जो नीचे मैसेज जाएगा, अगर वो मैसेज अब नॉर्मल जाए या ज़्यादा जाए, क्योंकि वो ग्रोथ सिग्नलिंग होती है, तो उससे आपका कैंसर राइज हो सकता है। सिंपल इतना याद कर लो कि रिसेप्टर टेरोसिन काइनेज जीन प्रोडक्ट होती है, अगर वो
बहुत ज़्यादा बनेगी तो सेल सिग्नलिंग ज़्यादा होगी, सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसी तरह से EGFR, ठीक है, एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, मेरे ख्याल से ERBB2, ERBB1, ठीक है, और ERBB2 ये वाला होता है आपका HER2 वाला। ये दोनों भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वाला पाथवे यूज़ करके जो EGFR है वहाँ से आपका लंग एडिनोकार्सिनोमा राइज हो सकता है उसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से या उसकी गेन ऑफ फंक्शन की वजह से। ब्रेस्ट और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकते हैं HER2 की वजह से। ठीक है। रेट रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, MEN2A, MEN2B हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेडुलरी एंड पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा। BCR-ABL नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, CML-ALL, JAK2 नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म्स। BRAF अभी तुम पढ़ के आई मेलानोमा में, BRAF का ट्रीटमेंट क्या था? BRAF इनहिबिटर कौन सा था? वेम्यूराफिनिब। एप्लीमूवैब क्या था? जागो। CTLA4 इनहिबिटर, दोनों मेलानोमा के ट्रीटमेंट्स थे। वेम्यूराफिनिब। मेलानोमा में भी और कोलेक्टर कार्सिनोमा में भी था जी। क्या कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में था? एप्लीमूवैब। BRAF की बात कर रही हो? हाँ वो तो लिखा हुआ है ना, BRAF तो मेलानोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, हेरी सेल ल्यूकीमिया, ठीक है। उसके बाद C-KIT की बात करोगी, CD117 इसका क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन रिसेप्टर होगा, ठीक है। साइटोकाइन रिसेप्टर होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर गिस्ट जिसमें सिग्नेट रिंग अपीयरेंस मिलती है और मास्टोसाइटोसिस में बढ़ जाता है। रटा मारो। मिक का भी मैंने बता दिया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, प्रोटीन से ग्रोथ यानी सेल की डिवीजन ज़्यादा होगी, बर्केट लिम्फोमा। एनमिक की बात करोगे, न्यूरोब्लास्टोमा। केरास, रास जीटीपीज, पेनक्रियाटिक, कोलोरेक्टल, लंग एंडोमेट्रियल कैंसर्स। BCL2 एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल, इनहिबिट्स एपोप्टोसिस, अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी, सेल डेथ नहीं होगी तो फॉलिकुलर एंड डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। और ये चीज़ मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी थी ऊपर ही कि DLBCL बहुत क्या, क्योंकि डिफ्यूज़ है तो अग्रेसिव होता है, ये वाला इंडोलेंट होता है, स्लो होता है, फॉलिकुलर वाला आराम आराम से होता है। ट्यूमर सप्रेसिव, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, increased cancer risk, both alleles of the tumor suppressor gene must be lost for the expression of the disease. डिजीज़ तब होगी जब दोनों ही लॉस होंगे। अगर एक लॉस हुआ है, एक अभी पड़ा हुआ है, स्पोरेडिक वाला लॉस नहीं हुआ, एनवायरमेंटली लॉस नहीं हुआ, तो तुम्हारा काम चलता रहेगा, सुकून में होगी तुम, अदरवाइज आपका ट्यूमर हो जाएगा। APC नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ बीटा कैटेनिन और WNT पाथवे, कोलोरेक्टल कैंसर हो जाएगा अगर आपका APC लॉस हो जाएगा तो, ठीक है। इनके टीम पे नहीं जाना, बीटा कैटेनिन और इसके बस रट्टा मार लो। कोलोरेक्टल कैंसर एसोसिएटेड विद फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। BRCA1 BRCA2 प्रोटीन्स होते हैं, BRCA1 BRCA2, ब्रेस्ट, ओवेरियन, प्रोस्टेट, पेनक्रियास, ब्रेस्ट, ओवेरियन, प्रोस्टेट, पेनक्रियास। CDK N2A अपना P16 ब्लॉक करता है G1 to S फेज को, P16 बनाता था तो P16 से क्या होगा, आपका G1 to S फेज प्रोसीड नहीं हो पाता। अब चूंकि ये नहीं होगा तो आपका कैंसर हो जाएगा, मेलानोमा, लंग, पेनक्रियाटिक। DCC डिलीटेड इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कैंसर करवा देगा। इससे मैं D4 DPC, हाँ अगर याद करने तो फिर पकड़ लूंगी। क्या कह रही है? अगर याद ही करने हैं सारे, हाँ नहीं, बस मैं जनरली आपके सबकॉन्शियस में ये दे देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि आपको एक रीड हो जाए इसकी। DPC डिलीटेड इन पेनक्रियाटिक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ऑब्वियस सी बात है याद ही करने हैं, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। MEN1 में क्यों मेनिन है कुछ नहीं पता, साइंटिस्ट को पता होगा जिसने निकाला है, ठीक है। MEN1 मेनिन मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन आपको ये लास्ट वीक में पढ़ना है। NF1 न्यूरोफाइब्रोमिन, रास जीटीपीज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। पिट्यूटरी, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड इंक्लूडेड है MEN1 में, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका जो है वो NF2 वाला मर्लिन, शिवनोमिन, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। P10 नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ P13 AKT पाथवे, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, एंडोमेट्रियल कैंसर्स। RB1 इनहिबिट्स E2F, अभी तो ये तुम पढ़ के आई ऊपर, रिकॉल करो इसको थोड़ा सा, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा वाला जो हाइपो और हाइपरफॉस्फोराइलेटेड मैंने पढ़ाया। ब्लॉक्स G1 to S फेज, रेटिनोब्लास्टोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम खुद रट्टा मारोगी, लेकिन ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर काम की चीज़ें कौन सी है, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा का ऑस्टियोसार्कोमा के साथ रिलेशन, पेजेट्स डिजीज़ वाला केस बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। TP53 P53 एक्टिवेट्स P21, ब्लॉक्स G1 to S फेज। उसके बाद आपका मोस्ट कैंसर, लीफ्रोमिनी सिंड्रोम, सबला सिंड्रोम बोलते हैं इसको, मोस्ट मैलिग्नेंसी एट अर्ली एज, सार्कोमा, ब्रेस्ट, ब्रेन, लंग ल्यूकीमिया, एड्रीनल। इवन इनसे भी बढ़ के ब्लैडर भी होता है फॉर सपोज, ठीक है, क्योंकि TP53 का जनरली काम है सारे ट्यूमर्स को सप्रेस करना, ठीक है। तो उससे बहुत सारे ट्यूमर्स अराइज हो सकते हैं जिसमें सबला तुमने रटा मार लेना है, इसको लीफ्रोमिनी सिंड्रोम बोलते हैं। TSC1 हेमार्टिन प्रोटीन नहीं होगी तो ट्यूमरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स, TSC2 ट्यूबरिन,
ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स। VHL इनहिबिट्स हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1A। अब एक चीज़ याद करो, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1A अगर जो है इनहिबिट नहीं होगा तो क्या होगा, हाइपोक्सिया बॉडी को बहुत ज़्यादा दिखेगी, ऐसे ही है ना कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा दिखेगी, यही है ना। yes, अगर जो VHL होगा वो जीन नहीं होगी तो आपका हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1A नहीं बन पाएगा, मतलब वो इनहिबिट नहीं हो पाएगा, माजरत, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर इनहिबिट नहीं हो पाएगा ना, ऐसे ही है ना। yes, yes, तो जब रेज्ड हाइपोक्सिया होगी यानी हाइपोक्सिया बहुत ज़्यादा देर के लिए रहेगी तो EPO बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका एरिथ्रोपोइटिन, क्योंकि बॉडी को ऐसे फील होगा, किडनी को ऐसे फील होगा कि शायद RBC की कमी है तो RBC बढ़ा देते हैं, इससे क्या हो जाता है, सेकेंडरीली आपको पॉलीसाइथीमिया हो जाती है। okay, सही सही, ठीक है, जी, इसीलिए ये टॉपिक में पढ़ रहा था ताकि आपका दिमाग खुले, क्योंकि ये चीज़ आपके माइंड में नहीं थी। कल को अगर आपके सवाल में आ जाती, आप बैठे रहते अपने सर पे हाथ देके कि यार VHL का क्या रिलेशन है पॉलीसाइथीमिया से। रिलेशन ये है बंटी ब्रो कि जो आपका हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1A होगा उसको इनहिबिट करवाने के लिए आपको चाहिए VHL। अगर VHL नहीं होगा तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर को इनहिबिट नहीं कर पाएंगे, वो बढ़ जाएगा। जब रेज्ड HIF1 होगा तो रेज्ड EPO, तो इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। yes, और आपकी जो ब्लड होगी वो बहुत ज़्यादा थिकन होती है, विस्कस होती है। WT1 क्या है, यूरोजेनिटल डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, विलियम्स ट्यूमर, नेफ्रोब्लास्टोमा। अब ये जो सारे हैं ये इनको पढ़ने का कोई मेरा फ़ायदा नहीं है। मैं देखता हूँ नीचे कौन से टॉपिक हैं। ओके चलो पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, मसला नहीं है। ओके टाइम क्या हो रहा है, आपने